गाइस, आज हम बात करेंगे द भारतीय न्याय संहिता 2023। ये एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023 है। ठीक है, तो इसको किसके बिहाफ पे लाया गया पहले वो हम देखते हैं। इसको लाया गया था इंडियन पेनल कोड 1860। जो एक्ट नंबर 45 वो भी था और एक्ट नंबर 45 ये भी है, सबसे पहली बात। और इसी के साथ साथ जैसे भारतीय न्याय संहिता है तो 25 ऑफ दिसंबर 2023 को भारतीय साक्षर अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये भी इनैक्ट किया गया था। और ये तीनों इन्फोर्स भी कराए गए। ये कब कराए गए? ये इन्फोर्स कराया गया आपका 1 जुलाई 2024 को। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में। तो सबसे मेन डिफरेंस जो है कि जो इंडियन पेनल कोड में था और इसमें भारतीय न्याय संहिता में, तो सबसे बेसिक सा डिफरेंस दोनों में ये किया गया कि इंडियन पेनल कोड वो जल्द मेनली बात करता था पेनोलॉजी की, कि मतलब अपराधी को पनिशमेंट कैसे दिया जाए, और वेलफेयर की बात नहीं करता था। लेकिन भारतीय न्याय संहिता तो यहाँ पे न्याय सिद्ध हुआ है। तो न्याय यहाँ पे एक्यूज के साथ भी किया जाएगा कि उसको उसने जिस प्रपोर्शन में ऑफेंस किया है उसको उसी प्रपोर्शन में पनिशमेंट दी जाएगी। इसी के भी यहाँ पे कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट को ऐड किया गया है। तो यहाँ पे न्याय होता है, वहाँ पे पनिशमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, क्योंकि उसको ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर लागू करने के लिए किया गया था। और फिर एक जैसे वो था कंपनी रूल था, तो कंपनी में जो ब्राइब्स लेते थे तो उन सब चीज़ों को मतलब नहीं, एक सिविलाइज्ड वे में करने के लिए एक उस समय किया गया था। फिर वो चीज़ों को हटाकर मतलब कुछ चीज़ें तो कॉमन रहेंगी, क्योंकि जैसे उस समय जो ऑफेंडर थे और इस समय जो ऑफेंडर है तो कुछ कॉमन चीज़ें थी कि वो भी मर्डर करते थे और आज भी मर्डर करते हैं, तो मतलब उसके लिए वो क्रुएलिटी रखी गई, तो इसलिए ज़्यादा वहाँ पे चेंजेस नहीं किए गए। लेकिन एज पर नीड ऑफ सोसाइटी जहाँ चेंजेस की नीड थी वहाँ वहाँ चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि जो चीज़ें पहले से हैं उसमें मॉडिफिकेशन की नीड उन लोगों को दिखी तो वो उन्होंने किया। लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन थी, जैसे मान लीजिए कि लोग कहते नहीं कि उसको चेंज क्यों किया गया, उसमें क्या ही चेंज हुआ है। तो चेंजेस का अब यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो मान लीजिए आपका शरीर है, और बेसिक अभी जोग्राफी चेंज हो गई, इन्वायरमेंट चेंज हो गया, तो आप अपने शरीर को ही तो हटा के ख़त्म नहीं कर देंगे। जो पहले से हैं चीज़ें पहले से वो चीज़ें रखी जाएंगी, उस पर मॉडिफिकेशन कर देंगे कि एसी लाया, कूलर लाया, तब डिफरेंट चीज़ें एज़ पर नीड ऑफ सोसाइटी, ठंडी आई तो हीटर लाया, तो वो चीज़ें यहाँ पे रखी गई कि एज़ पर नीड चीज़ें एड ऑन होती हैं, हटती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे किया गया है भारतीय न्याय संहिता में। तो यहाँ पे न्याय पे ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि दोनों को मतलब जो अक्यूज्ड है उसको उसके साथ भी न्याय हो, कि मतलब अगर उसने ऑफेंस नहीं किया है तो उसके साथ क्रुएल्टी ना हो, उसके साथ नहीं फॉल्स प्रोसिक्यूशन ना चले। वो सब चीज़ें ध्यान में रख के ही बनाया गया है। और जो विक्टिम है उसको भी यहाँ पे न्याय मिल सके वो भी ध्यान रखा गया है, कि अगर अगर कन्विक्शन हो गया तो मतलब पनिशमेंट भी हायर कहीं कहीं मतलब जिस पनिशमेंट नहीं थी उसको भी इंक्लूड किया गया, तो वो चीज़ें ध्यान में रखी गई हैं। तो अगर बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता में तो इसमें 20 चैप्टर्स हैं, 358 सेक्शंस हैं। ठीक है, तो बेसिक्स का इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं तो कंसोलिडेट, तो मतलब जो चीज़ें थी इसको मतलब मान लीजिए जैसे जितने भी पेनल से रिलेटेड प्रोविजंस है, मतलब कहते नहीं है जैसे सब्सटेंटिव लॉ में, क्रिमिनल लॉ में अगर कहीं भी पनिशमेंट की बात आएगी तो उन सारे लॉज को यहाँ पे कंसोलिडेट किया गया। लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं है, क्योंकि और भी लॉज हैं, जैसे पॉक्सो हो गया, पॉज हो गया, तो और भी लॉज है, तो ये एग्जॉस्टिव तो नहीं है। ये यहाँ से साफ साफ पता चल जाता है। तो कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑफेंसेस, तो ऑफेंसेस फॉर मैटर्स कनेक्टेड विद इंसिडेंटल देयर टू, ये बात करता है कि जो ऑफेंसेस रिलेटेड प्रोविजंस होंगे जनरली कह सकते हैं कि जो ऑफेंसेस इन द सेंस मतलब सोसाइटी मतलब नहीं, यहाँ पे ब्लैक स्टोन और स्टेफन की अगर डिफिनेशन को मिला देते हैं तो सोसाइटी के अगेंस्ट कोई भी कार्य किया गया है, जो सोसाइटी की नॉर्म्स हैं उसके अगेंस्ट कोई काम किया है तो वो ऑफेंस होता है। तो उस ऑफेंस को पैनलाइज करने के लिए या फिर कहते नहीं है वहाँ पे न्याय करने के लिए इस संहिता का निर्माण किया गया है। तो इसी को हम यहाँ पे कह रहे हैं भारतीय न्याय संहिता, क्योंकि भारतीयों के न्याय दिलाने के लिए संहिता दिलाई गई है। ठीक है, अब जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, तो ये जनरली बात करता है किसी चीज़ की जुरिडिक्शंस के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये यहाँ पे क्या कहता है चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी। यहाँ पे ये कहता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता। तो इस संहिता को हम कहेंगे भारतीय न्याय संहिता। तो ये तो शॉर्ट टाइटल इसका हो गया। ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट टाइटल लिखा हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे शॉर्ट टाइटल इसको कहेंगे भारतीय न्याय संहिता।
इट सेल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई। तो ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो डेट नोटिफाई करेगी तब से ये इन्फोर्स होगा। तो ये इन्फोर्स हो चुका है अभी प्रेजेंटली, मतलब नहीं, 1 जुलाई 2024 को ये इन्फोर्स हो चुका है। ठीक है, तो इंडक्ट हुआ है 25 दिसंबर 2023 को, और इन्फोर्स हुआ है 1 जुलाई 2024 को। और इसका नहीं, इनैक्टमेंट डेट है एक्ट नंबर 45/2023। तो यहाँ पे इनैक्टमेंट डेट का मतलब होता है कि मतलब इस ईयर इतने एक्ट पास किए गए थे, उसमें से इसका नंबर 45 था। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमने देख लिया यहाँ पे शॉर्ट टाइटल इसका एंड कमेंसमेंट देख लिया। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू प्रोविजन thereof which he shall be guilty within India। तो यहाँ पे बात है, ये बात करता है एवरी प्रोविजंस। ठीक है, ये बात करता है एवरी प्रोविजंस। Every person shall be liable to punishment under this Sanhita and not otherwise for every act or omission contrary to provision thereof which he shall be guilty within India। तो यहाँ पे कोई भी बंदा हो, मतलब नहीं, फिर एवरी पर्सन लिखा है तो यहाँ पे मतलब इंडियन हो या फिर कहते हैं फॉरेनर हो, तो सबकी लाइबिलिटी यहाँ पे होगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एनी पर्सन है, तो यहाँ पे भी एनी पर्सन भी बात ये कहता है कि मतलब इंडियन हो या फॉरेनर हो, बट यहाँ पे डिफरेंस बेसिक सा ये है कि ये बात करता है इंटर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की, और ये बात करता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के। मतलब सेक्शन 2 बात करता है इंटर टेरिटोरियल, मतलब सेक्शन 2 आईपीसी में था, यहाँ पे है सेक्शन 2 सब सेक्शन 3। ठीक, तो ये चीज़ होगा। तो यह था आपका आईपीसी का सेक्शन 2। हम्म, ये आपका है क्या बोलते हैं आईपीसी का सेक्शन 3, ये है आईपीसी का सेक्शन 4। ठीक है, तो ये चीज़ हुई है। तो आइए हम देखते हैं। तो ये बात करता है एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन देयर ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। तो अगर यहाँ पे इस संहिता में कोई भी ऑफेंस किया गया है तो और भारत में उसकी लायबिलिटी होगी तो इसी एक्ट के थ्रू होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये बात करता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी होता है कि नहीं, अगर पॉक्सो में है भाई तो पॉक्सो में लॉयबिलिटी होगी, क्योंकि आईपीसी जो है एक जनरल पेनल कोड हुआ करता था। ऐसे ही है यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता भी आपका ये क्या बोलते हैं, भारतीय न्याय संहिता भी जनरल पेनल कोड है। तो जनरल पे आप जानते हैं कि स्पेसिफिक हो तो वो प्रिवेल कर जाता है, तो पॉक्सो हुआ, पॉज हुई, सारे स्पेसिफिक होते हैं, तो उसको उसकी वहाँ पे लायबिलिटी रहेगी। तो जनरली है कि अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो इसी संहिता मतलब भारतीय न्याय संहिता के तहत ही इसकी लायबिलिटी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। बट एक्सेप्शनली होता है भाई, पॉक्सो में हो गया, मतलब गुंडा एक्ट, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट हैं, इतने एक्ट की मतलब आपको याद भी नहीं रहते हैं, तो लायबिलिटी है, तो एग्जॉस्टिव नहीं है ये। ठीक है, तो ये बात करेगा इंटरनल जुरिडिक्शन की, ये बात करेगा अब एक्सटर्नल जुरिडिक्शन की। एक्सटर्नल जुरिडिक्शन में हम दो सेक्शन देखते थे आईपीसी में, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। तो any person liable by any law for the time being in force in India to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this Sanhita for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। यहाँ पे एनी पर्सन किया गया, जैसे हमने पहले बताया कि यहाँ पे इंडियन और फॉरेनर सबकी लायबिलिटी होगी। तो फॉरेनर भी हुआ और किसी भी लॉ के थ्रू अगर इंडिया में उसकी लायबिलिटी बन जाती है भैया कि नहीं, कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हो गई, तो उसके तहत इंडिया में भेज दिया, तो उसकी जो ट्रायल चलेगा और कन्विक्शन होगा, ट्रायल तो आपको बेनिफिट से चला, लेकिन कन्विक्शन जो हुआ फिर आईपीसी में के थ्रू ही किया जाएगा जनरली। क्योंकि उसकी लाइबिलिटी अगर पॉक्सो बनती है तो पॉक्सो में लाइबिलिटी चली जाएगी, लेकिन अगर आईपीसी में के तहत जो ऑफेंसेस है तो यहाँ पे होगा, क्योंकि जनरल प्रोविजन है वो स्पेसिफिक प्रोविजन, तो ये आप क्लियर रखिएगा। ऐसी है द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता shall also apply to any offense committed by any citizen of India in any place without any beyond India। तो कोई भारतीय सिटीजन है, मतलब इंडियन सिटीजन है, वो चाहे इंडिया में ऑफेंस करे चाहे फॉरेन में करे, उसका लायबिलिटी आईबीसी में हो सकता है, मतलब भारतीय न्याय संहिता में हो सकता है। एनी पर्सन और एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। फिर ऐसे ही अगर कोई भी पर्सन मतलब फॉरेनर हो या इंडियन हो, वो इंडियन शिप जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो वैसे भी कोई शिप जो रजिस्टर्ड है या फिर एयरक्राफ्ट कोई रजिस्टर्ड है इंडिया में, उस पर ऑफेंस करता है, तो फिर उसकी लायबिलिटी इंडिया में होगी। मान लीजिए इंडियन एयर
मतलब कहते नहीं, वो है आपका इंडियन प्लेन है, उस पर अगर कोई ऑफेंस किया जा रहा है, फिर उस पर चाहे फॉरेनर ही हो, तो उसकी लाइबिलिटी यहाँ पे हो जाएगी, ये जनरली ये कहता है। फिर ऐसे ही है, एनी पर्सन इन प्लेस विदाउट इन बियॉन्ड इंडिया, तो ये बात करता है कि फॉरेनर है, वो अगर इंडिया में आके करता है, फिर तब फॉरेन से इंडिया में अगर कोई ऑफेंस करता है, तब भी उसकी लाइबिलिटी यहाँ पे हो जाएगी। तो मतलब अगर हम समरी वे में कहें तो कहते नहीं, सबकी लाइबिलिटी इसमें हो सकती है, मतलब चाहे फॉरेनर हो, चाहे इंडियन हो, चाहे जैसे भी हो, उसका इंडिया से रिलेशन है तो पुलिस की लाइबिलिटी होगी होगी। In this world, the offence includes every act committed outside India. If committed in India, would be punishable under this संहिता। मतलब कि कोई ऑफेंस अगर इंडिया में हुआ है या बाहर हुआ है तो उसकी लाइबिलिटी संहिता में होगी। तो ये पूरा इलस्ट्रेशन, मतलब यही ये सेक्शन कहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे इन दिस संहिता द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स, ये हमने देख चुका है। इलस्ट्रेशन में देखते हैं, ए सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन ए प्लेस विदाउट इन बियॉन्ड इंडिया, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन ए प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। तो ये बात करता है कि मान लीजिए आपने ऑफेंस कहीं भी किया हो, लेकिन आपको पुलिस अरेस्ट करती है दिल्ली में, या फिर कहते हैं मुंबई में, या फिर लखनऊ में, कहीं भी जहाँ भी अरेस्ट करती है, उसका ट्रायल वहाँ चल सकता है। तो जनरली बस इलस्ट्रेशन इतना सी बात करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, क्योंकि यहाँ से हमसे ये पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेक्शन 6, जो कि सेक्शन 5 था आईपीसी का। ठीक है, तो ये जो हम ग्रीन से लिख रहे हैं, ये आपका आईपीसी का सेक्शन से, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आईपीसी का सेक्शन था, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। बस पेनल कोड था, तो यहाँ पे संहिता यूज़ हो गया है बस, और कुछ नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। साइड में ऐसे लिखते जाएंगे और चीज़ें आप साथ में कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसको भी हम। Nothing in this letter shall affect the provisions of any act for punishing mutiny and desertions, officers, soldiers, sailors, and airmen in the service of the government of India and special एंड लोकल लॉ। तो ये वही सेविंग क्लॉज जो हमने कहा नहीं कि स्पेशल लॉ है, और तो उस पर स्पेसिफिक लॉ स्पेशल लॉ है या लोकल लॉ है, तो उस पर ये अप्लाई नहीं होता है, तो वहाँ पे स्पेशल लॉ लोकल लॉ प्रिवेल कर जाता है। तो यहाँ पे कोई भी ऑफेंस म्यूटिनी से रिलेटेड है, डिजर्शन से रिलेटेड है, सोल्जर, सेलर, एयरमैन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिलेटेड है, तो उसकी लाइबिलिटी यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, तो ये जनरली बात करता है। तो आज आपने इतना देखा, आगे के सेक्शन हम बाद में देखेंगे। ठीक है, फिर आगे हम डिफिनेशन क्लॉज डिस्कस करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप सुनते रहिए, देखते रहिए, एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू।